हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित के ऊपर, जहां पर हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं क्रिकेट न्यूज़ और क्रिकेट इवेंट के ऊपर। उसी सिलसिले में हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल इंडिया ने इंग्लैंड को 2-1 से करारी शिकस्त दी थी ओडीआई सीरीज़ में, और हम उसके इन डेप्थ एनालिसिस आज करेंगे कि आखिर हुआ क्या और टीम इंडिया ने ऐसा क्या चेंजेस किया कि इसकी वजह से ये मैच जीती। जो टर्निंग पॉइंट लगता है कि जो इंडियन टीम्स की जो बैकबोन होती है, जो मिडिल ऑर्डर है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसकी वजह से इंडियन टीम ये मैच जीती। वरना सेकंड ओडीआई में भी अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेलते और जिस अंदाज से, जिस मैच्योरिटी से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या स्पेशली ने खेला कल, उसी अंदाज में अगर वो खेलते तो सेकंड ओडीआई में ही इंडिया टीम ये सीरीज जीत चुकी होती और अब ये सीरीज हम 3-0 जीतते या फिर 2-1 हम पहले जीत चुके होते। तो ऐसा क्या हुआ? तो कहानी इसकी शुरुआत होती है फ्रेंड्स 2020 में, जब ऋषभ पंत को ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया गया था सभी के द्वारा कि ना तो उनका जब इंडिया टूर कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो ना तो उनका ओडीआई में सिलेक्शन हुआ था और ना ही उनका T20 टूर्नामेंट में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे उनको एक बहुत ही चोट लगी थी कि मेरे जैसे बैट्समैन को ये लोगों ने ड्रॉप किया है। एक होती है कि सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने ड्रॉप किया है, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि आपकी जगह वाइड फॉर्मेट में आपकी जगह नहीं बनती है और आपकी जगह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बनती है। वहां पे भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। इंडिया, आपको याद होगा जब टेस्ट मैच का भी ऐलान हुआ था, तो फर्स्ट टेस्ट जब अनाउंस हुई थी टीम, उसमें रिद्धिमान साहा खेले थे। वहां पे भी उनको एक चोट लगा था कि मतलब उनकी टीम में बिल्कुल भी कहीं से भी एंगल से जगह ही नहीं बन रही थी। T20 में केएल राहुल ने विकेट कीपिंग की थी, मिक्स शिफ्ट विकेट कीपर बने थे और ऑलमोस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका था एज ए विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन का। लेकिन ऋषभ पंत का बिल्कुल भी वहां से मतलब डाउन एंड आउट कर दिया गया था ऑलमोस्ट। मतलब सभी ने दरवाजा अपना बंद कर दिया था, इवन सिलेक्टर्स ने भी। वहां से वो खिलाड़ी ऐसे मुकाम से निकला और जब जब उसको मौका मिला उसने वो करके दिखाया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सेकंड टेस्ट में जब रिद्धिमान साहा को ड्रॉप किया गया था और ऋषभ पंत को खिलाया गया, और वहां से जब उस खिलाड़ी ने थर्ड टेस्ट में आकर के एक ऑलमोस्ट मैच विनिंग नॉक खेल दिया था सिडनी में, जबकि जहां पे वो आउट हुए, उसके बाद पुजारा आउट हुए और टीम इंडिया के पास दोनों जो बैट्समैन बचे थे और इंजर्ड रविंद्र जडेजा बचे थे, तो ये तीनों मिलकर के इंजर्ड थे और इंडिया को वो मैच ड्रॉ के लिए खेलना पड़ा। जबकि ऋषभ पंत जब तक थे तब तक इंडिया विनिंग पोजिशन पे आ चुकी थी। जो वो गलती उन्होंने वो दोहराया, सेम सिनारियो उनके लिए अगले टेस्ट मैच में आया और वो इस बार जान चुके थे कि मैंने ये गलती नहीं करनी है। आप उनका मोड ऑफ डिसमिसल देखिएगा थर्ड टेस्ट में, जब वो 96 पर आउट हुए थे और वो जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तो वो कितने अपने आप से अपसेट थे, कितने वो अपने मतलब वो ऑलमोस्ट वो हर बॉल को शॉट खेल रहे थे, लेकिन आउट हुए तो वो ये दिखा रहे थे कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस आउट से, या फिर मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ इस आउट होने से। तो उन्होंने वो ठान लिया होगा मन में कि मेरे को अगर दोबारा मौका मिला तो मैं वहां से टीम इंडिया को जीत कर निकाल के दिखाऊंगा, जहां पे लोग ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट कर देते हैं। फोर्थ टेस्ट आया, इंडिया को वो टेस्ट मैच भी जितवाया, सीरीज भी जितवाया, और वहां से शुरू हुआ ऋषभ पंत का एक 2.0 वर्जन। और वो जब वो निकला वहां से, तो उसके बाद फिर उसकी मतलब उसके आसपास भी कोई नहीं भटका। जहां जहां वो टेस्ट खेला वहां वहां वो सेंचुरी मारा। इंग्लैंड इंडिया आई, उसने वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। T20 में भी, वनडे में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका गई, तो वहां पे भी टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और फिर भी लोगों को टैग था कि ये टेस्ट मैच में ही अच्छा खेलते हैं, वनडे और T20 में इनकी जगह नहीं बनती। तो उस खिलाड़ी ने बिल्कुल अपना टर्न अराउंड किया, आपके आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, कैप्टन बने, वहां से दिखाया कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल भी है। और टीम मैनेजमेंट की जब बैकिंग मिली, जब उनको वो टेस्ट में और वनडे में चांसेस या अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने वो करके दिखाया। T20 में भी जो अभी खेला गया, वहां पे भी वो जब वो एज एन ओपनर खेले गए, तो वहां पे भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी। भले वो शॉर्ट थी, लेकिन बहुत अच्छी इंपैक्टफुल इनिंग खेली थी उन्होंने, और वो मैच इंडिया जीता था, जो सेकेंड T20 थी। तो वो एक हुआ। उसके बाद फिर जब ये वनडे में इनको चांसेस मिले, पूरी अपॉर्चुनिटी मिली, और इनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई आकर के बैठा रहा है। वो चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो केएल राहुल हो,
चाहे वो कोई भी चौथा विकेट कीपर क्यों ना हो। इवन दिनेश कार्तिक भी T20 में आकर के उनके जगह पे मिले, लेकिन ये जो इनिंग इन्होंने खेली है, मतलब ये जो सीरीज जो इन्होंने खेली है, मतलब जो टेस्ट मैच में भी सेंचुरी मारा जहां से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, और जो ओडीआई में इनका जो खत्म हुआ वहां भी सेंचुरी मारा। तो ये आलोचकों का और सभी सिलेक्टर का मुंह बंद कर दिया इन्होंने कि 2023 वर्ल्ड कप तक के लिए आपका मेन विकेट कीपर मैं ही रहूंगा, एज ए बैट्समैन भी मैं खेलूंगा और एज ए विकेट कीपर भी मैं खेलूंगा। एक महज वो 24 साल के हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है वो लाजवाब है, काबिल तारीफ था वो। तो यहाँ पे इंडिया ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और जो ऋषभ पंत 2.0 निकल कर आए वो बहुत जबरदस्त था। सेम रिसर्जेंस हार्दिक पांड्या के अंदर भी आई कि जब वो जब सेम इसी टूर्नामेंट में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी T20 में, तो हार्दिक पांड्या ने अपने बैट सिर्फ वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, सिर्फ बैटिंग के दम पे ही अपने मैच जिता रहे थे। तो तब भी इस टीम इंडिया में वो बने हुए थे, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या सिर्फ बैटिंग के दम पे खेल रहे थे तो क्वेश्चन उठाना चालू हुआ। और जब मैच अब जीतते हो तो कोई वहां पे क्वेश्चन नहीं उठाता। मैच जब हारने लगते हो, जब जैसा T20 टूर्नामेंट में जब इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो हार्दिक पांड्या की बैटिंग की बदौलत ही जीती थी, लेकिन वहां पे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुई कि आप बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपने आपकी कोई दूसरी कार्यकारिता नहीं है। लेकिन वो बैटिंग से अच्छा कर रहे थे, तब तक लोग सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही T20 वर्ल्ड कप में इंडिया एग्जिट हुआ तो क्रॉस क्वेश्चन आना चालू हुआ कि अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है तो उनको, जब वो बॉलिंग नहीं कर सकते तो उनको बैटिंग के दम पे क्यों खिला रहे? क्या उनसे अच्छे बैट्समैन टीम इंडिया में नहीं है? क्योंकि जो मैच न्यूजीलैंड के साथ था, पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी हार चुके थे हम लोग, न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था उसमें वो बहुत स्लो खेले थे। मतलब स्टार्टिंग में 2-3-4 विकेट गिर गए थे, वो आए थे और वो कंसोलिडेट करने के चक्कर में, इनिंग को बिल्डअप करने के चक्कर में बहुत स्लो खेला था ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने, और टीम को एक मतलब 120-130 के आसपास लेकर के गए थे वो लोग, जो कि वहां से मैच जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो वहां से हार्दिक पांड्या पे बहुत क्रॉस क्वेश्चन हुई, और 3 या 4 प्लेयर ही ले रहे थे मुंबई को आईपीएल में रिटेन करने के लिए। तो उन्होंने हार्दिक पांड्या को, क्योंकि वो सोच रहे, मुंबई इंडियंस भी सोच रही थी कि अनफिट है और बॉलिंग में अपनी पोटेंशियल नहीं दिखा रहे हैं, तो उन्होंने उनको ड्रॉप किया। और वहीं पे हार्दिक पांड्या 2.0 का जन्म हुआ कि आपके गुजरात ने उनको पिक किया, कैप्टन बनाया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी और ऐसी टीम उनको दी कि मतलब लग नहीं रहा था कि ये चैंपियन टीम है। मतलब 2-3 बॉलर थे और मतलब जोड़ जाड़ की टीम थी वो गुजरात की, और वहां से उस प्लेयर ने अपनी टीम को भी मतलब टॉप टेबल पे भी लेकर गए और फाइनल भी जितवाया। तो वहां से उनका रिसर्जेंस हुआ, आईपीएल में वो बॉलिंग करने भी आए, वो 4 ओवर का जो कोटा था वो पूरा किया उन्होंने। उसके बाद इंडियन टीम के मैचेस खेले, वो वहां पे भी वो बॉलिंग करने आए, वहां पे भी उन्होंने बॉलिंग से उन्होंने अपनी जो कला है वो उसको दिखाया, विकेटें टाइम पे ली और एक पोटेंशियल के तौर पे बाहर निकाल के दिखाया कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं एक अच्छा लीडर बन के दिखाऊंगा। और उन्होंने वो साबित भी किया। और जब इंडियन टीम को जब ऋषभ पंत और आपके मेन जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे कि रोहित शर्मा और ये सब, जब सब कोई बैठ गए तो हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी मिली आयरलैंड के टूर पे, जहाँ पे उन्होंने अपने कैप्टनसी स्किल से भी मैच को अच्छा से दिखाया, और बॉलिंग बैटिंग तो वो दोनों अपने वर्ल्ड क्लास के कर ही रहे थे। तो जो थर्ड मैच में जब हार्दिक पांड्या जब स्टार्टिंग में ऋषभ पंत भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहां से जो प्रेशर रिलीज करवाया वो हार्दिक पांड्या ने कराया कि जो स्टार्टिंग में ताबड़तोड़ 3-4 बाउंड्रीज उन्होंने मारे, और टॉपली आया जो कि उनका मेन बॉलर था उसको उसने हिट किया। आप जब रिस टॉपली की जो बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो स्टार्टिंग के 5 ओवर का देखिए और लास्ट के 2 ओवर का देखिए, उस लास्ट के 2 ओवर में हार्दिक पांड्या ने 3-4 बाउंड्रीज मारी हैं उसे। तो वहीं से वो प्रेशर रिलीज कर दिया था हार्दिक पांड्या ने ऋषभ पंत के ऊपर से। तो एक समय पे ऐसा भी था कि हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा तेज खेल रहे थे। ऋषभ पंत हार्डली मुझे याद है 60-70 बॉल पे उसके 50 रन थे, और हार्दिक पांड्या के 51 बॉल पे वो 55 बॉल पे वो 71 रन की पारी खेल चुके थे। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन बनी इंडिया की, और जब मिडिल ऑर्डर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू किया, मैं अभी भी बोलता हूँ मिडिल ऑर्डर में 1 या 2 स्लॉट अभी भी ऐसे हैं वल्नरेबल कि आपको वहां पे एक अच्छी सॉलिडिटी वाली बैट्समैन चाहिए होंगे। वो या तो वो सूर्य कुमार यादव बने पॉइंट ए,
या तो वो श्रेयस अय्यर बने, दोनों में से भी कोई भी बने। मुझे कोई दोनों मुंबई से खेलते हैं और दोनों ही एक सिमिलर जैसे बैटिंग स्टाइल है, लेकिन सूर्य कुमार का ये है कि वो 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल प्लेयर है, वो कहीं पे भी कभी भी शॉट मार सकते हैं और उनकी बैटिंग में वीकनेस वो नजर नहीं आती है, फ्लॉज नजर। और सूर्य कुमार यादव बहुत ही मंझे हुए पके हुए खिलाड़ी हैं, रगड़ खा के वो ऊपर आए हैं, तो उनको पता है कि मेरी वीकनेस क्या है और उस पर वो वर्कआउट करके आए हैं। जैसे वो पहले सिर्फ लेग साइड में खेलते थे, लेग साइड में शॉट खेलते थे, लेग साइड में शॉट खेलते थे, ऑफ साइड का उनका उतना अच्छा प्ले नहीं था। और जब वो ऑफ साइड का अपना गेम इंप्रूवमेंट करते चले गए, फिर देखा कि उनको स्कूप चाहिए होगा, या फिर देखा उन्होंने कि उनको आपका कट चाहिए होगा, या फिर उनको आपका देखे होंगे आप चीकी शॉट्स खेलते हैं वो बहुत आजकल। तो ये सारे उन्होंने अपने तर्कस में ये सब तीर ऐड करते गए, अपने वीकनेस पे वो उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है और वो एक अच्छे संपूर्ण खिलाड़ी के तौर पे निकल रहे। श्रेयस अय्यर को भी बहुत कुछ सीखना होगा। तो जो भी टीम तैयार होगी वो वहां पे एक 4th नंबर की जो बैटिंग स्लॉट होगी वो वहां पे आपको तगड़ी बैट्समैन चाहिए होगी, क्योंकि एक दिन ऐसा बुरा दिन आएगा जैसे अभी यही वाला मैच में कि ऊपर के तीनों बैट्समैन आपके फ्लॉप होंगे। तो चौथे नंबर पे आपको एक स्टैंड रख लेने वाला प्लेयर चाहिए जो कि कामनेस के साथ आपका सिंगल डबल भी खेले और जब जरूरत हो तो वहां पे वो हिट या स्ट्राइक भी कर सके। तो अब आते हैं बात पे कि मैंने आपको जैसा बताया था कि जीत में सारे आपके हार छुप जाते हैं। तो कल की भी जीत में आपके बहुत सारे हार छुपे इंडिया के। पहला तो कि इंडिया के पास जो प्राइम बॉलर है वो फिट रहना बहुत जरूरी है, और अगर वो प्राइम बॉलर खेल रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक वो टूर्नामेंट में खेले। मैं हमेशा देखता हूं कि 2 बॉलर 2 मैच पे खेल रहे हैं, फिर एक इंजर्ड हो जाता है, फिर तीसरा में एक शिफ्ट आता है, फिर चौथा बॉलर इंजर्ड हो जाता है, फिर कोई और आ जाता है। तो इससे क्या होता है, टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। यहां पे मैं आपको जसप्रीत बुमराह, सेकंड नंबर पे आपके मोहम्मद सामी, थर्ड नंबर पे हार्दिक पांड्या जो आपके प्राइम बॉलर होंगे, फोर्थ पे आपके आएंगे युजवेंद्र चहल, फिफ्थ पे आएंगे आपके रविंद्र जडेजा, और छठवें नंबर पे या तो आप बैट्समैन खिलाइए या फिर एक आप बॉलर खिला सकते हैं स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पे, या फिर यहाँ पे रविंद्र जडेजा रविचंद्रन अश्विन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेला जाना है और वहां के पिचेस पे उनका बहुत अनुभव होगा। जो आर अश्विन है वो पावर प्ले में भी बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल में भी तो वो बॉलिंग कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अगर आप रविचंद्रन अश्विन की तरफ नहीं जाते हैं तो वहां पे आप दीपक चहर पे जा सकते हैं या फिर शार्दुल ठाकुर पे जा सकते हैं, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके दे सकती है। तो ये इंडिया की कॉम्बिनेशन खिलानी होगी, जो कि मुझे लगता है जैसे कल के भी मैच में 199 पे 7 विकेट गिर चुके थे और वहां से वो 260 तक लेकर के टेलेंडर्स, आपको वहीं पे उनको रोक देना था और वहीं पे उनको स्टॉप करना था, जिसकी वजह से 225-30 रन बनते। अगर आपके वहां पे 2-3 विकेट गिर भी जाते हैं स्टार्टिंग में तो आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा। यहाँ पे बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आप अगर मैच खेल रहे हैं, आपसे ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में मैंने विकेट ले लिया तो लास्ट में रन बना दिया उन्होंने। अगर आप स्टार्टिंग से विकेट ले रहे हैं तो आपको इन तक वो लेकर जाना। जैसे पहला मैच में हुआ, स्टार्टिंग से लेकर के 110 रन पे ही टीम को बुक कर दिया, तो वो काम करना होगा। एक तो ये होगा। दूसरा, युजवेंद्र चहल का मुझे लगता है कि एक और विकल्प लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। युजवेंद्र चहल मतलब इंडिया में तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो रन बहुत लीक होते हैं उनके। तो वहां पे युजवेंद्र चहल को हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन पे, लेग स्पिनर हमेशा आपका विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, तो लेग स्पिनर को आप अटैकिंग और उनको फील्ड उनके मुताबिक दीजिए। तो इंडिया की यहाँ पे टीम कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ी होगी। और जिस तरह से मिर्ची लगती है उसी तरह से जब ये जीत इंडिया टीम की हासिल हुई तो आपने देखा होगा कि जब ईसीबी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर उन्होंने अपनी जो वीडियो की जो फुटेज है उसको अपलोड किया। उन्होंने मतलब आप देखिए किस हद तक वो इंडियन टीम से नफरत करते हैं। उन्होंने हार्दिक पांड्या का बिल्कुल इनिंग को राइट ऑफ कंप्लीट एकदम वो कर दिया, स्वाइप। ऋषभ पंत के 5 जो चौके थे कंटर उसको बिल्कुल हटा दिया। तो
ये हाल है इंग्लैंड का, कितने वो उनको वो जली है वो हार या चुभी है वो हार, इससे वो पता चलता है। जो रेसिज्म का अटैक इंडियन फैंस के ऊपर टेस्ट के बाद आया था वो सही था। ये लोग ऐसे ही करते हैं। जीत में देखिए ना, ये जब जब इंडियन टीम ने अपनी मैच खेली है और जब जीते हैं तो इन्होंने पूरा फुटेज ही गायब कर दिया। जो बेहतरीन स्ट्रोक्स हार्दिक पांड्या ने लगाए थे रीस टॉपली को, वो पूरा गायब कर दिया उन्होंने। रीस टॉपली इनके टॉप बॉलर में काउंट हो रहे थे। रीस टॉपली को ये कसीदे पढ़े जा रहे थे कि ये हमारी टीम को कंप्लीट करेंगे और ये बहुत अच्छा इन्वेंशन मिला है, बहुत अच्छा बॉलर मिला है। अरे खाक फुद्दू पर मिले हैं ये, कोई भी इनमें पोटेंशियल नहीं है कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सके। जोफ्रा आर्चर, आपके क्रिस वोक्स, ये सब आपके प्रीमियर बॉलर्स हैं। रीस टॉपली, डेविड विली, ये सब तो इतने मार खा, ये आयरलैंड के साथ खेल रहे, ट्रैक्टर इनको फोड़ देगा। तो ऐसा ना करें इंग्लैंड। आप मैच खेल रहे हो, आप मतलब देख इंडियन की डोमिनेंस देखिए कि वर्ल्ड चैंपियन उनको उनके घर में हराना क्या चुभता है, ये इंग्लैंड अच्छी तरह से जानता है। माइकल वॉन, नासिर हुसैन, इन सब की तो बोलती बंद कर दिया। इयन मॉर्गन बहुत कुछ बोल रहे थे, रीस टॉपली मेरा ये बॉलर है, मेरा वो बॉलर है, हम लोगों की स्ट्रॉन्ग टीम है, ये है वो है, सब खत्म कर दिया। आज बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया। नहीं झेला जा रहा था उनसे ये बोझ और ये सब हार और ये सब कुछ, क्योंकि वो एक मुझे साफ कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं दिख रहा था जॉस बटलर और सारे सीनियर प्लेयर्स के बीच में। मोइन अली आकर के उनको समझा रहे थे कि ये करिए वो करिए, ये करिए वो करिए, कोई आकर के उनको सजेशन नहीं दे रहा था। एक जब कैप्टन बन जाता है ना, इंग्लैंड को हमेशा मैंने देखा जो टेस्ट कैप्टन बन जाता है ना, वो वनडे कैप्टन को कभी भी मतलब वो मौका ही नहीं देता है। शायद यही वजह है कि इयन मॉर्गन रिटायर हो गए, क्योंकि उनकी टीम जो उनको जेलअप करने का मौका ही नहीं दे रही थी। उनको लग रहा था कि टेस्ट मैच टेस्ट मैच टेस्ट मैच टेस्ट मैच टेस्ट मैच टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच में वो हारे जा रहे थे। जो रूट कैप्टन है लेकिन खेलते थे इयन मॉर्गन के अंडर में। तो वो एक बनता है कि एक बार जब आप कैप्टन बन जाते हो तो किसी और के अंडर में खेलने में आपको मजा नहीं आता, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। ये सारे कुछ मिला करके बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट लिया है। और जो इंग्लैंड को ये मिर्ची लगी है उनके, अब मैं आपको दावा करता हूं आप जाकर देखिए कि किस तरह से उनके एडिटर ने एडिट किया है सारे टॉप क्लास शॉट्स को। फिलहाल जो है सो है, इंडियन टीम जीती, मुझे खुशी है, लेकिन यहाँ पे इंडियन टीम को और भी मेहनत करने की जरूरत है। हार्दिक पांड्या 2.0 मुझे बहुत अच्छे लगे, ऋषभ पंत 2.0 मुझे उनसे भी ज्यादा अच्छे लगे। ऋषभ पंत वनडे और T20 के प्लेयर नहीं माने जाते थे, वहां पर वो बंदे ने आकर के अपना वर्चस्व दिखाया कि मैं कौन हूं, हु द हेल आई एम एंड व्हाट द हेल आई एम कैपेबल ऑफ। फिलहाल दूसरी तरफ बात करते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में जो दूसरा टेस्ट हो रहा है, डे 3 का आज जो मूविंग डे था, वो मूविंग डे जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि थर्ड डे मूविंग डे होता है, और मूविंग डे श्रीलंका की ओर ऑलमोस्ट बह चुका है। श्रीलंका ने 333 रन की लीड ले चुके हैं और अभी भी उनकी एक विकेट हासिल बची हुई है। क्या कमाल के नॉक्स खेला है ओसाडा फर्नांडो ने, आपके कुसाल मेंडिस ने और आपके दिनेश चांदीमल ने, तीनों ने जबरदस्त इनिंग खेली। मतलब थर्ड डे पे 300 रन वो बना कर गए हैं। पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा मारा है उन्होंने। जो बोलते थे कि बहुत स्लो है, पहले दिन खेले तो 210 222 रन बनाए, दूसरा भी दिन खेले मैच हुआ तो 210 220 रन बनी, आज वो 300 तक लेकर के चले गए। विकेट एक तरफ से गिर रहा था लेकिन रन रेट उनका बरकरार था। जो खेल शुरू हुआ सेकंड डे पे, मतलब सेकंड विकेट जो थी जो कसुन रजीता ने को रिजवान आपके जो बॉलर हैं मोहम्मद नवाज, उन्होंने आउट किया। और ये मतलब पूरे का पूरा मैच में मैंने जो कल बताया था आपको कि पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन थी उसकी वजह से ये हाल हुआ है। देख रहे हो आपकी स्पिनर श्रीलंका के जयसूर्या लेफ्ट आर्मर, तो नुमान अली जब आपका टॉप लेफ्ट आर्मर है उसको आपने क्यों नहीं मौका दिया? आपने 3 पेसर खिलाया, वहां पे आप एक पेसर को कम करके एक ऑलराउंडर खिला देते। फहीम अशरफ आपको बैटिंग में भी साथ देते हो। मुझे ये बताइए नसीम शाह का क्या इंपॉर्टेंस था इस मैच में, क्या उन्होंने कारकर्दगी की? जब 74-75 ओवर हो गए तब उनको आप बॉलिंग पर लेकर आ रहे हो, 4 या 5 ओवर वो बॉलिंग कर रहे हैं।
तो क्या इस चीज के लिए रखा था उनको? विकेट टेकिंग ऑप्शन आपका, आपको आपकी पूरी की पूरी सिलेक्शन ही गलत थी। फवाद आलम आपकी टीम में नहीं है, फहीम असलम आपकी टीम में नहीं है, नुमान अली आपकी टीम में नहीं है। मुझे पता नहीं कि मतलब इतने आपके सीनियर बैट्समैन हैं, बॉलर हैं आपके, सकलेन मुश्ताक, आपके मोहम्मद यूसुफ, इनसे वो गलती कैसे हो सकती है? जो कि खुद स्पिनर्स को इतने अच्छे खेलते थे, स्पिनर खुद वो स्पिनर रह चुके हैं वर्ल्ड क्लास। आपने 3 पेसर खिलाए हैं और आपने पूरे मैच में 10 से 15 ओवर बस अपने पेसर से करवाए हैं, वो भी लास्ट में आकर के। 5 विकेट आपके मोहम्मद रिजवान ने, मोहम्मद नवाज ने लिए, लेफ्ट आर्म जो स्पिनर थे। 2-3 विकेट आपके यासिर शाह ने लिए। टोटली वो दिख रहे थे आउट ऑफ फॉर्म है। बॉल उनका ग्रिप हो रहा था लेकिन वो अनफिट नजर आ रहे हैं, अनटायर्ड, मतलब टायर्ड नजर आ रहे हैं। 10 ओवर 15 ओवर तक अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद वो बॉलिंग करने आ रहे हैं तो उनका कंधा ही पूरा नहीं घूम रहा है। लेग स्पिनर का आपका फ्लो से पता चल जाता है कि वो पूरी मतलब फिटनेस के साथ बॉलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बेन स्टोक्स को आप देखिए, कल जो बॉलिंग कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो फिट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, जबरदस्ती मजबूरी में आकर के बॉलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो मैच होता है वो हरवाता या जितवाता आपके कैप्टन है। मैं बाबर आजम की बैटिंग को नहीं बोला लेकिन जो उनकी कीपिंग, जो उनकी कैप्टेंसी है, उस पर मैं सवालिया निशान उठा रहा हूँ। मतलब क्या सोच करके आप 3 पेसर खिला रहे हैं, क्या सोच करके आप 3 स्पिनर खिला रहे हैं, तो वो भी स्पिनर आपके ऐसे हैं कि कोई काम के नहीं है। आपको यहाँ पर नुमान अली जैसा स्पिनर को ले, जब आप सिंपल सा क्वेश्चन है, जब अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और अमित मिश्रा या फिर मुरली कार्तिक अगर खेल रहे हैं, तो मैं मुरली कार्तिक को तभी खिलाऊंगा जब मुरली कार्तिक फॉर्म में हो। अगर वो फॉर्म में नहीं है, मतलब अगला मैच में 6-7 विकेट ले रखा है, उसके पीछे वाले मैच में 5-6 विकेट ले रखा है, तब मैं उनको लेकर के आऊंगा। नहीं तो मेरे जो स्टार्टिंग के 2 बॉलर होंगे वो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ही होंगे, अगर वो स्पिनिंग ट्रैक पे चल रहा है मैच। तो पता नहीं इनकी क्या मैनेजमेंट है, क्या डिसीजन ले रहे हैं, किसको देख करके डिसीजन ले रहे हैं। कैप्टेंसी बिल्कुल खत्म नजर आई, टीम सिलेक्शन बिल्कुल खत्म नजर आई, और ये अपने गलतियों की वजह से ये आज के डेट में ये स्कोर पे पहुंचे हुए हैं। श्रीलंका आपको 2 बार मौका नहीं देगा, 1 बार मौका दे दिया उसने 222 रन करके, वहां पे आपको उनके जो सर को एकदम मड के अंदर घुसेड़ देना था। आपको 200, आपको 300, 350, 400 रन का वहां पे रन बनाना था। आप वहां पे जितना स्लो खेल सकते थे खेलते, लेकिन विकेट नहीं देते। जो काम इंडिया ने किया, विकेट ही नहीं दिया। कितना भी प्रेशर बनाते रहो, कितना भी वो लगा लो कि मैं विकेट नहीं देके जाऊंगा, अंत में आप विकेट लेने जाओगे तो आप रन लीक करोगे ही करोगे। तो यहां पर बहुत कुछ सोचने की जरूरत है श्रीलंका को नहीं, सॉरी, पाकिस्तान को, कि वो यहां से मैच से अब उनके पास बचा क्या है करने के लिए। अब उनके पास एक ही चीज बचा है कि एक हारें लेकिन सम्मान के साथ हारें, ये नहीं कि 100-150 रन पे ऑल आउट हो गए। चेस करने के लिए जाइए, रन शॉर्ट पड़ गए वो अलग मैटर है, लेकिन आपको पूरा यहाँ पे कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। कमिटमेंट अगर आप नहीं दिखाएंगे, आपको टीम आपकी कभी भी बैक नहीं करेगी। श्रीलंका को यहाँ पे अगला ये करना है कि वो जितना 350 के करीब पहुंच सकते हैं वो उतना पहुंचे। अभी भी दिनेश चंडीमल उनके प्लेयर, जो इनफॉर्म प्लेयर है, वो अभी भी खेल रहे हैं इस मैच में और 86 पे नाबाद हैं, और वो अपनी टीम को 350, 360, 370 तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। अगर वो यहाँ पे हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान डाउन और आउट तो है ही है, वो बिल्कुल भी इस मैच में ऊपर नहीं उठ पाएगी। और आपको सेकंड टेस्ट मैच में आपको दोबारा यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे, तभी आप मैच जीत पाएंगे या सीरीज बराबर कर पाएंगे, नहीं तो ये सीरीज गई आपके हाथ से। जहां पर आपको बहुत सारे मैंने देखे कि रिव्यू नहीं ले रहे हैं, वो साफ क्लियर कट प्लम आउट हो रहे हैं लेकिन रिव्यू नहीं ले रहे हैं। इस मैच के बारे में कल हम लोग और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हुई हैं और कहाँ पे क्या पाकिस्तान को और श्रीलंका को करनी चाहिए। कल चौथे दिन का खेल में और पता क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम किस पे भारी पड़ रही है। अभी तक तो श्रीलंका ये 90% ये मैच जीत चुकी है, बिल्कुल लिटा दिया है पाकिस्तान को और बिल्कुल भी खत्म कर दिया है उस सोच को। पाकिस्तान को अगर यहाँ से बाहर आना है तो वो सोच को खत्म करना होगा जो ये ओल्ड स्कूल के चलते थे।
दुनिया क्रिकेट तेज खेल रही है, दुनिया क्रिकेट एक अलग लेवल पे जा रही है। वहां पर आप स्लो 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 खेलेंगे और आप अपने ही पिच पे खेल रहे हैं। मैं तो यही मान रहा हूँ कि आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं। आपको इंग्लैंड में नहीं खेलने गए हैं, आप न्यूजीलैंड में खेलने नहीं गए कि हाँ स्विंग समझ में नहीं आ रहा है तो सीम समझ में नहीं आ रहा है, तो पेस समझ में नहीं आ रहा, तो बाउंस समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं पिचों पर खेल करके आप बड़े हुए हैं और आप इन्हीं पिच को और आप बोल रहे हैं कि एलियन इन्वायरमेंट है और एलियन सरफेस है हमारे लिए। बिल्कुल भी बच्चों का और बेतुकाना बयान है इनका। सिर्फ फोकसबाजी और सिर्फ इनको रमीज राजा ने चढ़ा रखा है, बल्कि ये प्लेयर एकदम जीरो हैं। जब से ये T20 में वर्ल्ड कप में इंडिया से जीते हैं तभी से इनको फैन फॉलोइंग मिलना चालू, नहीं तो कोई नहीं देखता था इनका मैच। और इनकी इन्हीं बेवकूफ़ी और इन्हीं चीज़ों की वजह से इनका मैच कोई नहीं देखता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इनका नहीं। जीतने के लिए नहीं जाते हैं, आप दोस्ती यारी निभा रहे हैं कि वो भी खेल ले, ये भी खेल ले, मेरा दोस्त भी खेल ले, तेरा भी दोस्त खेल ले। टीम जब खेलती है, जब पाकिस्तान टीम बनती है तो वो जीतने के लिए बनती है। तो फिलहाल हम इस पर कल अच्छे से और बात करेंगे। अब बात करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट पे। 2 प्लेयर्स ने आज रिटायरमेंट का ऐलान किया है। एक तो आपको पता ही है बेन स्टोक्स, और दूसरे हैं दिनेश रामदीन, जिन्होंने मोर देन 100 प्लस वनडे इंटरनेशनल खेला है। मोर देन 70 to 80 मैचेस अपने T20 इंटरनेशनल खेला है और मोर देन 50 प्लस टेस्ट मैच खेला है। इन्होंने अपने तीनों फॉर्मेट में अपनी टीम के लिए कैप्टनसी भी किया है और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। बहुत ही मतलब मैं ये मानता हूँ ये अपने पोटेंशियल पे नहीं जस्टिफाई किए हैं और अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेले, नहीं तो ये बहुत ऊपर लेवल के प्लेयर थे। इन्होंने 2 टेस्ट मैच में भी सेंचुरी मारी है और 2 वनडे में भी सेंचुरियां मारी हैं। तो इसी प्रकार आज इन्होंने अपना कैरियर का अंत किया है और मुझे लगता है सही डिसीजन है, क्योंकि टीम में इनकी वापसी बन नहीं रही थी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जोसुआ डिसिल्वा आपके टेस्ट में मेन कीपर बनकर आए हैं और शे होप्स आपके वनडे और T20 में, और निकोलस पूरन खुद आपके विकेट कीपर कैप्टन है। तो उनका जगह कहीं से बन नहीं रहा था। वो अब फिलहाल फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना उन्होंने रिटायरमेंट का आज ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स की बात करते हैं। बेन स्टोक्स ने ये फैसला जो लिया है ये अपने करियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए लिया है। बेन स्टोक्स अभी भी उनके पास अच्छी खासी क्रिकेट बची हुई थी, लेकिन वो बॉडी उनकी साथ नहीं दे रही थी। इंग्लैंड क्रिकेट ने पूरा उनको निचोड़ लिया, पूरा निचोड़ लिया इंग्लैंड क्रिकेट ने उनको। और उनका ये कहना था, मतलब चाहते तो वो रेस्ट ले लेते, रेस्ट लेकर कुछ मैच खेलते, कुछ मैच नहीं खेलते और वर्ल्ड कप तक जा सकते थे, लेकिन उनका बॉडी उनका साथ नहीं दे रही है। टेस्ट मैच में भी मैंने देखा, वनडे में भी मैंने देखा, टेस्ट मैच में जब बॉलिंग कर रहे थे तो वो बिल्कुल फिट नहीं थे, बट क्योंकि वो कैप्टन थे तो उनको दिखाना था कि हाँ मैं स्ट्रांग, और वो उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते गए। उसकी वजह से वो अपनी इंजरी को और एक्सैजरेट करते चले गए और कल की मैच में तो और भी इंजरी उनकी निखर गई जब उनको चोट लगा फिर से, क्योंकि उनको लगने लगा था कि अगर मैं खेलता रहूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड होऊंगा और टेस्ट टीम को अपने 100% कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि टेस्ट टीम मेन है, वहाँ पे वो कैप्टनसी है। और दूसरा 2-3 रीज़न पर्सनल भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉस बटलर और उनके बीच में ट्यूनिंग नहीं थी और वो नहीं चाह रहे थे मैं किसी कैप्टनसी के अंडर में खेलूं। जब एक बार को आपको मुंह में खून लग जाता है और जब पूरी मीडिया टेंशन आपको मिल जाती है ना, तो आप उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, नहीं पचा पाते कि मैं किसी और के अंडर में खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने एक फैसला लिया टीम को मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी प्लेयर खेले तो वो 100% खेले, नहीं तो वो अगर सिर्फ बैटिंग करने के लिए खेलते तो वो एक सेल्फलेस वाली बात होती कि वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने टीम का साथ दिया और वो मेरे ख्याल से अब लियम लिविंगस्टोन को अपनी जगह पे दे देंगे कि लियम लिविंगस्टोन को भी अच्छा मौका मिले वहाँ पे ग्रूम करने का और खेलने का, और नीचे एक कोई अच्छा बैट्समैन या फिर कोई अच्छा बॉलर को खिला सकें। उनका जैसा रिप्लेसमेंट आना तो मुश्किल है। अब इंग्लैंड को वही है कि मोइन अली और लियम लिविंगस्टोन दोनों को मिला करके अब बेन स्टोक्स बनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्पिन करते हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं, दोनों अपनी टीम के लिए यूटिलिटी प्लेयर हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड को कुछ ना कुछ फिर से खोजना पड़ेगा। जॉस बटलर को रीबिल्डिंग फेस करना पड़ेगा। ये 1-1.5 साल के अंदर उनको अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी जो वर्ल्ड कप में खेले। नो डाउट आदिल रशीद वापस आएंगे और बेन स्टोक्स अपने होम ग्राउंड में ही रिटायरमेंट लेंगे, चेस्टरली स्ट्रीट पे, जो कि डरम में है और डरम की ओर से खेलते थे। बेन स्टोक्स का कैरियर बहुत ही शानदार रहा। मुझे अभी भी वो इंसिडेंस याद है कि 2018 में जब
कुछ 20-22 रन चाहिए थे और 4 छक्के मार करके कार्लोस ब्रैथवेट ने उनके ओवर में मैच को और सीरीज को अपने नाम कर लिया था। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी जगह आई हुई थी और बिल्कुल वो डाउन आउट लो मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। वहां से वो राइज किए, वर्ल्ड कप में अपनी टीम को ऐसा स्ट्रांग बनाया और वर्ल्ड कप बिल्कुल उनके नाम पे रही। कुछ टेस्ट मैच में एक तरफा विनिंग इनिंग खेली, वनडे मैचेस में एक तरफा विनिंग इनिंग खेली है उन्होंने और मैच को अपने नाम किया है, मतलब नाम बना करके गए हैं बेन स्टोक्स। और कैप्टेंसी में और आगे टेस्ट में वो अपना कुछ और करते रहेंगे। मेरे ख्याल से T20 में भी वो इस T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ऐलान कर देंगे, क्योंकि वो नहीं खेलना चाहेंगे किसी और के कैप्टेंसी में। तो यहाँ पर इंग्लैंड को बहुत बड़ा धचका लगा है और वो इसको उभरने के लिए उनको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। कुछ एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। डेविड विली बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन बेन स्टोक्स थे भाई, सलाम है उनको कि उन्होंने अपना लोहा मनवाया है वर्ल्ड क्रिकेट। मैं आज भी यही बोलूँगा। तो ये रही। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स गावस्कर की। सुनील गावस्कर ने एक बहुत ही, मुझे तो बेहूदगी वाला बयान लगा कि 20 मिनट कोहली मेरे से बात कर लें तो मैं उनका सब कुछ ठीक कर लूँगा, ये कर लूँगा। मतलब दिखाना वो ये चाह रहे हैं कि कोहली मेरे से बात ही नहीं करते हैं। वरना सुनील गावस्कर अगर किसी को बोले कि या कि सुनील गावस्कर को किसी से मिलने का मन हो तो कोई मना कर सकता है वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि कोहली और मेरे बीच में बातचीत नहीं होती, इसीलिए मैं वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको कुछ बताऊंगा 20 मिनट में कि 20 मिनट मेरे को कुछ ये कर दे। अरे भाई वो कोहली है, आपका जमाना चला गया। आप स्लो खेलते थे, स्टेडी खेलते थे, जैसा खेलते थे वो आपका जमाना था, वो आप चले गए। लोग बोलते थे कि आप उस जमाने में बॉलर ऐसे थे, बॉलर वैसे थे, ये थे वो थे। वीवी रिचर्ड्स के लिए तो वो बॉलर नहीं थे। आपने अपना समय में अच्छा खेला, सम्मान है आपको, रिस्पेक्ट है आपको, लेकिन ये सब बेहुदा बयान दे करके किसी का मोरल डाउन मत करिए आप। विराट कोहली को विराट कोहली रहने दीजिए। लोग समझाने जाएंगे कि 20 मिनट मेरे से बात कर ले, 25 मिनट मेरे से बात कर ले, तो वो राहुल द्रविड़ को क्या झक मारने के लिए रखा गया है? राहुल द्रविड़ क्या कर रहे हैं वहां पे? वो 10 मिनट बात नहीं कर सकते विराट कोहली से कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, या आप अपनी बात राहुल द्रविड़ को बता दीजिए और राहुल द्रविड़ उनको नहीं बता पाएंगे। मेरे से ही क्यों बात करना है? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप अपने मतलब अपने ही कंट्रीमैन के पीछे क्यों पड़े हुए हाथ धो करके। वो विराट कोहली है भाई, उसको रहने दो, वैसा खेलने दो उसको प्लीज। आप अपने समय में क्या किए हो क्या नहीं किए हो यह वर्ल्ड क्रिकेट अच्छे से जानता है। इस बयान को मैं बिल्कुल भी खारिज करता हूं, इस बयान को मैं ज्यादा तरजीह नहीं देता। बात करते हैं अब दूसरी तरफ से जेम्स एंडरसन के हवाले से। जेम्स एंडरसन ने जताया है कि मैं विराट कोहली के साथ और भी सीरीज खेलना चाहता हूं और इंडिया की जो नेक्स्ट टूर होगी इंग्लैंड की, वो उस पर उस टीम का हिस्सा होना चाहता हूं और एक बार फिर से मैं विराट कोहली के साथ कंटेस्ट करना चाहता हूं, और क्योंकि उनको भी उनके साथ खेलने में मजा आता है। ये दोनों प्लेयर ये इस डेकेड को रूल किए हैं और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आमने सामने खेलने के बेताब है और आतुर है। मुझे तो लगा था कि ये सीरीज के बाद अब दोनों का भिड़ंत नहीं होगा, लेकिन जेम्स एंडरसन ने यह बोल करके एक बार फिर नई हवा दी है इस बात को कि अभी भी वो कंटेक्स्ट अभी भी बाकी है, अभी भी जिंदा है, और एक बार फिर से जब इंग्लैंड इंडिया आएगी तो वो कंटेस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो और हम लोगों को क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से वो कॉन्टेस्ट देखने को मिले जिसमें बैट और बॉल दोनों रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट पे। जेम्स एंडरसन को मैं सलाम करता हूँ। विराट कोहली तो वो तो ग्रेट है ही अपने टीम के, और जेम्स एंडरसन भी अपने टीम के लिए नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ग्रेटेस्ट एथलीट माने जाते हैं, जो 40 साल की उम्र में भी डे इन डे आउट अपना एफर्ट्स लगा रहा है। तो मैं इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए बहुत बेसब्री से मुझे इंतजार रहेगा कि ये कॉन्टेस्ट बहुत जल्दी हो और जेम्स एंडरसन फिट रहें कि और वो मैच खेले, कि वो अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और फिट हों कि वो आ सकें। जो जीतेगा हारेगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन कॉन्टेस्ट देखने में मजा आना चाहिए। एज अ क्रिकेट फैन मुझे तो हमेशा वेट रहता है ये सब टसल के। आइकॉनिक होते हैं ये सब। आज के वर्ल्ड क्रिकेट में कौन किसको भारी पड़ता है? मुझे रोहित शर्मा को बता दीजिए कोई बॉलर हो जो बोलता है कि मेरे को रोहित शर्मा से बॉलिंग करने में मजा आता है। यार विराट कोहली ने 10 साल अपने कंधे पर क्रिकेट को जिंदा रखा है, आप उसके बारे में क्या बयान दे रहे हो? आप ये सोचो जरा एक बार। बहरहाल इस बात को अलग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
जो पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सेकंड टेस्ट मैच है, जो कि 24 जुलाई से होनी थी, जो कोलंबो में होनी थी, उसको श्रीलंकन को क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपसी बात करके उसको गोल में ही शिफ्ट करवा लिया है कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट और वहाँ पे सेफ्टी का कंसर्न और ये सब कुछ खर्चा देखते हुए इसको ये डिसीजन लिया गया है कि हम ये टेस्ट को यहीं पे करवाते हैं, गोल पे ही, और यहाँ पे अच्छा टूर्नामेंट होगा और जिससे श्रीलंका को रेवेन्यू पे भी असर पड़ेगा कि कम खर्च पे ही ये बजट और ये टूर हो जाएगा। और इसका इम्पैक्ट ये भी था कि जो लंकन प्रीमियर लीग है वो भी शिफ्ट हुआ है। तो इस बात से ये बात तो फिक्स हो गई है कि एशिया कप श्रीलंका में नहीं होने वाला है, क्योंकि जब श्रीलंका अपनी ही टूर्नामेंट अपने देश में नहीं करा पा रही है तो वो होस्ट कहाँ से कर पाएगी 5-6 कंट्रीज को बुला करके, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल का आपको फैसिलिटी देना होता है। तो इसीलिए इस पे भी हम बात करेंगे आने वाले अपडेट्स में कि आगे क्या होता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब श्रीलंका में एशिया कप नहीं होगा, या तो बांग्लादेश में होगा या फिर यूएई में खेला जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं कल एक अच्छे क्रिकेटिंग डे पे, चौथे डे का खेल पे हम एनालिसिस करेंगे और बेन स्टोक्स के बारे में किसकी क्या राय है, किसकी क्या वो है। कोहली साहब ने भी बेन स्टोक्स के लिए बहुत बड़ी बात कही है कि उनसे बड़ा क्रिकेट लेवलर या उनसे बड़ा कॉम्पिटिटिव पर्सन उन्होंने फील्ड पे नहीं देखा जिनके साथ उन्होंने खेला हो आज तक। तो ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है बेन स्टोक्स क्या थे कि कोहली जैसे आदमी को भी उनके लिए कुछ बोलना पड़ रहा है। चलिए कल हम अच्छे से और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कुछ और मजेदार चटपटी बातों पे कि किसने क्या बोला, क्या इसका क्या रिएक्शन था, ऋषभ पंत की इनिंग पे क्या उसकी कौन क्या हुआ। ऋषभ पंत ने अपनी जो शैंपेन है वो रवि शास्त्री को गिफ्ट की है एज ए टोकन ऑफ ट्रिब्यूट और एज टोकन ऑफ रेस्पेक्ट के तौर पे कि आज जो कुछ भी है वो उनकी बदौलत है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ऋषभ पंत ना ही T20 में सिलेक्ट हुए थे और ना ही वनडे टीम में सिलेक्ट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। आप चेक कर लीजिए जा करके, ये बात आपको कोई नहीं बता रहा होगा। टेस्ट में भी हुए थे तो पहला टेस्ट मैच उनको नहीं खेलने का मौका मिला था, उस वृद्धिमान साहब खेले थे। वहां से रवि शास्त्री ने उस बंदे को ऐसा लिफ्ट कराया कि आज वो तीनों फॉर्मेट पे छाया हुआ है। कैप्टनसी की बात हो रही है कि अगला कैप्टन इन्हीं को बनाना चाहिए, मतलब एक रिजर्जेंस हुआ है उनका वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये सब बातें चलती रहती हैं फ्रेंड्स, होते रहता है। कुछ और बातों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।